ओके। सो मेरा नाम है कमलवीर सिंह और हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिज्म के बारे में, सभी स्कॉलर्स के बारे में, और कंजर्वेटिज्म क्या है इसको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंजर्वेटिज्म। जो कंजर्वेटिज्म है वो डेवलप किया गया है लिबरलिज्म के क्रिटिक में। ओके, लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद, उदारवाद के क्रिटिसिज्म में यानी कि उदारवाद के आलोचना में कंजर्वेटिज्म सामने आया है। ऐसा क्यों है? लिबरलिज्म की कौन सी चीजें हैं जिनको क्रिटिसाइज करने के लिए कंजर्वेटिज्म सामने आता है? तो लिबरलिज्म कहता है कि लिबरलिज्म वाज अगेंस्ट सोसाइटीज कस्टम्स ट्रेडिशंस एंड फ्यूडलिज्म। तो जो लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म कहता है कि मैन इज अ रैशनल बीइंग, है ना, ह्यूमन इज अ रैशनल बीइंग। तो इसीलिए वो कहता है कि ह्यूमन रैशनल बीइंग है, तो ह्यूमन को ही आप कह सकते हैं कि ह्यूमन के पास राइट है, ह्यूमन के पास वो रैशनैलिटी है कि वो सोसाइटी को रिफॉर्म कर सकता है, सोसाइटी को चेंज कर सकता है और एक डिजाइंड सोसाइटी को फॉर्म कर सकता है। लेकिन कंजर्वेटिज्म कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो इंटेलेक्चुअली और मॉरली इम्परफेक्ट है, वो इंटेलेक्चुअली और मॉरली इम्परफेक्ट है। देखो जितने भी पॉइंट्स होंगे मैं आपको बताऊंगा कि ये पॉइंट आपको लिखना है। तो कंजर्वेटिज्म कहता है कि ह्यूमन बीइंग रैशनल नहीं है, जैसा कि लिबरलिज्म ने कहा था। लिबरलिज्म कहता है कि ह्यूमन इज अ रैशनल बीइंग, तो उसे राइट होना चाहिए, उसे फ्रीडम होनी चाहिए अपने अकॉर्डिंग रहने की और सोसाइटी को रिफॉर्म करने की। लेकिन कंजर्वेटिज्म यहीं पे पॉइंट आउट करता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो इंटेलेक्चुअली और मॉरली इम्परफेक्ट है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं ये परिमाइज ही चेंज कर देते हैं, आधार ही चेंज कर देते हैं। जहां पे लिबरलिज्म का परिमाइज ये था कि ह्यूमन एक रैशनल बीइंग है, तो उसके पास राइट है, एबिलिटी है रिफॉर्म करने की, ये कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग के पास जो ये परिमाइज को चेंज कर देते हैं कि ह्यूमन बीइंग इंटेलेक्चुअली और मॉरली इम्परफेक्ट है। इसके बाद हम आगे समझेंगे पॉलिटिकल रैशनैलिटी के कंसेप्ट को माइकल ऑक्सफोर्ड क्रिटिसाइज करते हैं, ये हम आगे समझेंगे। तो ये बेसिक चीज है। तो इसीलिए कंजर्वेटिज्म कहता है कि कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या है? कंजर्व करना। कोई भी इंसान, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी पॉलिटिकल स्कॉलर जब किसी एक इंस्टीट्यूशन, एक आइडिया, किसी भी पर्टिकुलर आइडिया, इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन को कंजर्व करने की बात करता है कि इसे बनाए रखा जाए, चाहे वो डेमोक्रेसी ही क्यों ना हो, तो उसे कंजर्वेटिव स्कॉलर कहेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन कैन नॉट अंडरस्टैंड सोसाइटी कंप्लीटली। तो कंजर्वेटिज्म कहता है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो कंप्लीटली सोसाइटी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बहुत टिपिकल एग्जांपल है, मैंने बहुत बार पहले भी आपको दिया है। तो एक चीज है कि जब आप बच्चे होंगे तो मेरे ख्याल से, मुझे तो याद है, आपको भी याद होगा, हम जब 10th में पढ़ते थे तो ऐसे होता था कि एक मान लो ये एप्पल है ना, एप्पल बीच में ऐसे रखा जाता था और आसपास में एक एक बच्चे को इस तरफ, एक बच्चे को इस तरफ, एक बच्चे को इस तरफ, एक बच्चे को इस तरफ बिठा दिया जाता था ना, कि ये ब्रिक के ऊपर एक एप्पल पड़ा है, आप लोग इसे ड्रॉ करो, आप लोग इसे ड्रॉ करो। और आपको पता है कि वहां पे एप्पल तो एक ही है, वो ब्रिक भी एक ही है, वो बॉक्स भी एक है, सेम बॉक्स सभी को दिख रहा है, सेम एप्पल सभी को दिख रहा है, लेकिन सबकी ड्राइंग अलग अलग है, लेकिन सबकी ड्राइंग अलग अलग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर एक इंसान एक पर्टिकुलर एंगल से देख रहा है, हर एक का दृष्टिकोण अलग है। ठीक है, हर एक का दृष्टिकोण अलग है, हर एक का एंगल अलग है जहां से वो देख रहा है, इसीलिए जो उसे दिखाई दे रहा है वो उसी को ड्रॉ कर रहा है और वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो हम यहां पे कैसे कह सकते हैं कि किसका एप्पल सबसे अच्छा है, या किसने एप्पल को एब्सोल्युटली उसी तरीके से ड्रॉ किया जैसे एप्पल वहां पे है, वही ड्रॉ किया? कैसे हम डिसाइड करते हैं? हम नहीं कर सकते डिसाइड, है ना। क्यों? क्योंकि हमारे पास, और हर एक इंसान को, हर एक स्टूडेंट को यह लगता है कि जो मेरी ड्राइंग है वो बेस्ट है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से उसी तरीके से बनाया जैसे मुझे दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से सोसाइटी है, सोसाइटी में जहां पे हम रह रहे हैं, जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारा कास्ट है, जो हमारा रिलीजन है, जो हमारा कल्चर है, जो क्लास है हमारी, जैसी हमारी फैमिली है, जिस रीजन से हम बिलोंग करते हैं, वो चीज एक पर्टिकुलर एंगल सेट करती है हमारे लिए। हम उस तरीके से सोसाइटी को देखते हैं। तो यानी कि हमारे पास सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने की कंप्लीट नॉलेज नहीं हो सकती, हम एक एंगल से ही देख सकते हैं।
तो जब आप सिर्फ एक एंगल से देख रहे हो, आपको सिर्फ एक एंगल दिखाई दे रहा है, तो आप बाकी सभी एंगल्स के लिए सोसाइटी को किस तरीके से डिजाइन कर सकते हो? मान लीजिए आप एक लिबरल हो, तो आपको सिर्फ कैपिटलिस्ट एंगल से सोसाइटी दिख रही है, कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पे आप कह सकते हैं वर्कर के इंटरेस्ट हैं, फेमिनिस्ट के इंटरेस्ट हैं, यहाँ पे कास्ट बेस्ड कुछ इंटरेस्ट है, वो आपको नहीं दिखाई दे रहे। आप सिर्फ कैपिटलिज्म के अकॉर्डिंग सोसाइटी को रिफॉर्म कर दोगे कि ये सबसे अच्छी व्यवस्था है, देखो यहाँ पे राइट मिलता है, ये वो सारी चीजें। लेकिन वीमेन का क्या, वर्कर्स का क्या, जो पीछे रह चुके हैं कास्ट की वजह से, कल्चर की वजह से, उनका क्या? तो इसीलिए आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं हो सकती, सिर्फ एक ही एंगल की नॉलेज हो सकती है। जब आपके पास एक ही एंगल की नॉलेज हो सकती है, इसीलिए आपको कहा गया कि आप इंटेलेक्चुअली और मॉरली इम्परफेक्ट हो। जब आपके पास एक ही एंगल की नॉलेज है, कंप्लीट नॉलेज नहीं है, तो आप कंप्लीट सोसाइटी को डिजाइन नहीं कर सकते। तो इसीलिए लिबरलिज्म ने कहा कि ह्यूमन इज अ रैशनल बीइंग, और वो सोसाइटी को रीडिजाइन कर सकता है, रिफॉर्म कर सकता है। तो कंजर्वेटिज्म कहता है कि ये बिल्कुल गलत बात है। सो आई होप आपको बेसिक चीज क्लियर हुई होगी। तो अभी तक के ये 2 पॉइंट नोट डाउन कर सकते हो आप, अगर आप करना चाहते हो तो। पहला पॉइंट लिखिए अपनी बुक में कि लिबरलिज्म का क्रिटिक प्रेजेंट करता है कंजर्वेटिज्म। दूसरा पॉइंट लिखिए कि लिबरलिज्म का क्रिटिक कौन सा, तो लिबरलिज्म कहता है कि ह्यूमन इज अ रैशनल बीइंग, तो वहीं पे कंजर्वेटिज्म कहता है कि ह्यूमन इज अ मोरली और इंटेलेक्चुअली इम्परफेक्ट। दूसरा पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा पॉइंट नोट डाउन करना है कि वो इम्परफेक्ट है, इसीलिए ह्यूमन कैन नॉट मेक चेंजेस इन सोसाइटी, वी कैन नॉट डिजाइन परफेक्ट सिस्टम्स। क्योंकि हम ये सोचते हैं ना कि कैपिटलिस्ट सिस्टम परफेक्ट है, मार्क्सिस्ट सिस्टम परफेक्ट है, कम्युनिस्ट सिस्टम परफेक्ट है। नहीं, कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं है, क्योंकि पहली बात हमारे पास इतनी नॉलेज ही नहीं है कि परफेक्ट सिस्टम को हम बना सके, उसके बारे में सोच सके। हमें सिर्फ क्या इस तरफ से दिखाई दे रहा है, तो हम इस तरफ के लिए कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो हम पहली बात तो प्रिडिक्शन ही नहीं कर सकते, दूसरी चीजों से इंप्लीमेंट भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारी नॉलेज लिमिटेड है। तो 2 पॉइंट्स आपको यहां से लिखने हैं। उसके बाद क्या चेंज नहीं लाना? फिर क्या कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि कोई चेंज ना लेकर आओ? तो ये गलत बात है। कंजर्वेटिज्म भी चेंज के पक्ष में है, ये नहीं कि वो चेंज को डिनाई करता है। वो कहता है कि पहली बात वो क्या कहता है, नॉलेज के माध्यम से, उस नॉलेज के बारे में वो क्या लिखते हैं, तो वो लिखते हैं कि वी कैन रिलाई बिलीव ऑन इंस्टीट्यूशन दोज आर टाइम टेस्टेड एंड वर्किंग फ्रॉम सेंचुरीज इफेक्टिवली। इसे समझिए ये क्या चीज है। सो हमारे पास तो, हर एक ह्यूमन बीइंग के पास तो एक पर्टिकुलर एंगल है, तो लिमिटेड नॉलेज है ना। तो ये तो बात हो गई। वो कहते हैं कि फिर हम रिलाय किस पे करें, किसको फॉलो करें? हमारी नॉलेज तो लिमिटेड है। वो कहते हैं कि कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे कल्चर के कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, कुछ ट्रेडिशंस हैं, कुछ कस्टम्स हैं। इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थाएं, ट्रेडिशंस यानी कि परंपराएं हैं, ये वो सारी चीज बहुत सारी हैं। अभी होता क्या है, इन्हें हम मान लो 1000 साल से फॉलो करते आए हैं, 1000 साल से हम फॉलो करते हैं इन परंपराओं को। तो आपको पता है कि ये जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, बहुत टाइम में बने हैं, बहुत टाइम में बने, धीरे 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 से बने हैं, है ना, धीरे धीरे ग्रेजुअली बने हैं। कोई एक इंसान आया, उसने इस परंपरा में, मैं आपको बताऊं कि परंपरा सही है गलत है मैं ये नहीं बोल रहा, बल्कि ये चीज तो पूरी तरीके से गलत है जो कास्टिज्म है। लेकिन कास्टिज्म को मैं एक एग्जांपल यहां पे ले रहा हूं, ठीक है। ये लेकिन पूरी तरीके से गलत है, मैं इसे सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो मान लीजिए कास्टिज्म है इंडिया का, ठीक है। तो इसे 1000, 2000, 5000 साल में बना है। तो देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग हमारी सोसाइटी पूरी तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है, वेल मेंटेन्ड है। सभी इंसान, जो भी इंसान पैदा होता है, उसे इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं, उसे तभी पता होता है कि उसे क्या काम करना है, उसे अपने राइट्स तभी पता होते हैं, उसे अपनी ड्यूटीज तभी पता होती हैं, उसे पता है क्या काम करना है, कब काम करना है, कैसे काम करना है। कोई, आप कह सकते हैं ना कोई कंपटीशन है, ना कोई हसल है, ना आप कह सकते हैं कि एनार्की है, वेल मेंटेन्ड सिस्टम है कास्टिज्म। क्यों? क्योंकि 5000, 6000 साल में बना है जी। 1000, 2000 साल अलग अलग स्कॉलर्स कहेंगे, वो हम नहीं जाएंगे उस चीज में। क्यों? क्योंकि इसमें अगर ये 1000 साल में बना है, तो इसमें 1000 साल में जितने भी लोग आए थे, उन सभी की नॉलेज इसमें शामिल है।
एक तो हमने बनाया ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, एक तो हमने 2 साल 11 महीने 18 दिन में, उसमें 300-400 स्कॉलर्स की नॉलेज है। ये जो कास्टिज्म है इसमें ये 1000 साल में बना और इसमें लाखों लोगों की नॉलेज शामिल है। तो ये आप कह सकते हैं कि ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं, और 1000 साल से अच्छे से चल रहा है। तो ये कंजर्वेटिज्म कहता है कि ओवरनाइट कोई चेंज ना लेकर आओ। जो 1000 साल से चल रहे हैं, जो हजारों सालों से चल रहे हैं, उसमें हजारों साल हजारों लोगों ने उसमें अपनी अपनी नॉलेज ऐड की है। तो वो बहुत बड़ा सिस्टम है, उसमें बहुत ज्यादा नॉलेज है, उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, उसमें सबसे ज्यादा इंटेलेक्ट है। तो उसे चलने दिया जाए, क्योंकि वही सोसाइटी को मेंटेन करके रख सकता है, एनार्की को दूर कर सकता है, स्ट्रक्चर्ड रख सकता है, वेल स्ट्रक्चर्ड रख सकता है, और सभी के वेलफेयर के लिए वो सही है। क्योंकि देखा जाए तो आज के टाइम में अगर आप कहो कि सती प्रथा बुरी है, लेकिन अगर आप जाओ 70s में, 1700s में, तो वहां पे जिसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है वो लड़की अपने आप ही सती हो जाती थी, उसे कोई दिक्कत ही नहीं थी। आज की लड़की को दिक्कत है, क्यों? क्योंकि उसे नए तरीके का लिटरेचर पढ़ा है, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। यानी कि उसके अकॉर्डिंग वही सिस्टम सही था। अगर वो नया लिटरेचर ना आता तो वही सिस्टम उस लड़की के लिए सही था। सोच के देखो इस चीज को। तो मैं ये चीज बार बार कह रहा हूं, मैं किसी भी चीज का सपोर्ट यहां पे नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये कंजर्वेटिज्म का ये आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट है। ये आर्ग्यूमेंट है कि हम बिलीव कर सकते हैं, रिलाय कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं उन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो टाइम टेस्टेड है, 1000 साल से काम कर रहे हैं इफेक्टिवली, अच्छे से। इसकी जगह पे हमें ओवरनाइट रेवोल्यूशन करके कोई इंस्टेंट चेंज के साथ कुछ नई व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। हमें ओवरनाइट चेंज नहीं करना चाहिए। ओवरनाइट चेंज से क्या होगा, ये क्या होगा, ओवरनाइट चेंज से होगा क्या, क्यों नहीं चेंज करना है? तो एक चीज देखना, कंजर्वेटिज्म ना जो एक आइडिया है, आप कह सकते हैं कि वो पूरी तरीके से साइंटिफिक एक अप्रोच है, साइंटिफिक एक अप्रोच है, पता। लेकिन हो सकता है कि इनके प्रीमाइसिस गलत हो, है ना, हो सकता है इनके प्रीमाइसिस गलत हो, इनके लॉजिक्स गलत हो, लेकिन लॉजिक पर बेस्ड है ये पूरी तरीके से। जो आप कह सकते हैं कि कंजर्वेटिज्म अभी क्या लॉजिक है, ओवरनाइट चेंज क्यों नहीं करना, इसके पीछे लॉजिक देखिए। तो ओवरनाइट चेंज क्यों नहीं करना, ये समझिए अभी कि ओवरनाइट चेंज क्यों नहीं करना है। तो ये कहते हैं कि जो एक पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया में या किसी भी देश में पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, वो मान लो पिछले 300 साल से चल रहा है, सोशल सिस्टम पिछले 300-400 सालों से ऐसे चल रहा है, उसमें धीरे धीरे से कुछ ना कुछ चेंज आए हैं, है ना, चेंज आए हैं। तो एक होता है ना कि एक आपकी बेसिक साइकोलॉजी होती है, आपका एक बेसिक माइंड स्ट्रक्चर है ह्यूमन बीइंग का, एक आप कह सकते हैं कि उसका थॉट प्रोसेस है पूरा, एक उसकी कंडीशनिंग है, वो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलती है। ये जो उसकी कंडीशनिंग है कि मुझे 18 साल की एज में मैं बड़ा हो जाऊंगा, 20 साल की एज में मुझे शादी कर लेनी है, 25 तक उसके आप कह सकते हैं कि बच्चे हो जाएंगे, 30 की एज तक मुझे अच्छा करियर एस्टेब्लिश करना है और सबसे अच्छी जॉब है गवर्नमेंट जॉब मुझे करनी है, और 58 में मैं आप कह सकते हैं कि रिटायर हो जाऊंगा, फिर बच्चों को आप कह सकते हैं उनके साथ खेलूंगा। तो ये क्या है, एक कंडीशनिंग है हमारी, हर एक के दिमाग में यही कंडीशनिंग है, बिल्कुल यही है, हर एक की दिमाग की कंडीशनिंग यही है। इस टाइम पीरियड में इंडिया की सोसाइटी की बात करें, यही साइकोलॉजी है, यही माइंड है, यही उसका थॉट प्रोसेस इसी के अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन उसे कहा जाए अगर कि तुम्हें यहां पे तुम्हारी जो एजुकेशन है वो चलेगी 40 ईयर्स तक, और 40 to 50 तुम्हें काम दे दिया जाएगा कि तुम छोटे बच्चों के साथ खेलो, और तुम्हें 50 से लेके 70 तक जॉब करनी है, और जो तुम्हारी आप कह सकते मैरिज लाइफ है वो 20 से लेके 35 तक चलेगी, उसके बाद तुम्हें अलग होना पड़ेगा। क्या वो ऐसा कर पाएगा कोई इंसान? नहीं कर पाएगा, वो इस चीज के साथ नहीं रह पाएगा, नहीं, वो इस चीज के साथ नहीं रह पाएगा। तो ये क्या चीज है कि यही चीज वो कहते हैं कंजर्वेटिव थिंकर्स कि जो एक पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे वो डेमोक्रेसी है, चाहे वो मोनार्की है, चाहे वो ओलिगैर्की है, चाहे वो अरिस्टोक्रेसी है, वही 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 एक सोशल सिस्टम भी है, वो कास्ट पर बेस्ड है, वो कल्चर पर बेस्ड है, वो रिलीजन पर बेस्ड है, उसके अकॉर्डिंग हमारी ये कंडीशनिंग हो चुकी है पिछले 2-3-4-500 सालों से।
तो उसे ओवरनाइट कैसे चेंज किया जा सकता है? आप इंस्टीट्यूशन तो ओवरनाइट चेंज कर सकते हो कि कल यहां पे था राजा, मोनार्की थी, आज राजा को हटा के हमने डेमोक्रेसी ला दी, सभी लोग वोट करो वोट करो वोट करो। वो कहते हैं कि ओवरनाइट ये तो कर सकते हो, इंस्टीट्यूशन चेंज किया जा सकता है। क्या ओवरनाइट हमारी साइकोलॉजी, हमारा माइंड, हमारा थॉट प्रोसेस चेंज किया जा सकता है? तो ये तो साइंस भी नहीं कर सकती, ये तो डॉक्टर्स भी नहीं कर सकते, तो कैसे ओवरनाइट चेंज किया जा सकता है किसी भी सिस्टम में? तो इस तरीके से वो क्रिटिसाइज करते हैं ओवरनाइट सिस्टम यानी कि रेवोल्यूशन को, कि रेवोल्यूशन के साथ चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से वो रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज करते हैं और यहां पे उनकी बात बिल्कुल सही साबित होती है। कब साबित होगी सही, वो भी देख लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 फ्रीडम की बात करता है, राइट्स की बात करता है, ब्रदरहुड की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है। उससे पहले यहां पे मोनार्की थी। मोनार्की अच्छी है या फिर डेमोक्रेसी अच्छी है? तो डेमोक्रेसी अच्छी है, वो डेमोक्रेसी को ही लाया गया फ्रांस में। लेकिन क्या ये डेमोक्रेसी वहां काम कर पाई? नहीं कर पाई। 1803 में फिर से आप कह सकते हैं कि नेपोलियन का राज आ गया और अभी तक फिफ्थ रिपब्लिक 1958 में अभी तक 5 बार इनका कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया। इतना तो इंडिया का चेंज नहीं हुआ। तो कंजर्वेटिव कहते हैं कि सिस्टम जितना मर्जी अच्छा हो, अगर आप ओवरनाइट चेंज के साथ, रेवोल्यूशन के साथ लाएंगे तो कभी भी वो उस देश में काम नहीं करेगा, क्योंकि उस देश के लोग चल सकते हैं मोनार्की के साथ। अभी डेमोक्रेसी जितना मर्जी अच्छा सिस्टम हो, वो देश के लोग डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते। तो इसीलिए वो कहता है कि डेमोक्रेसी फ्रांस में कभी काम नहीं करेगी, इसीलिए डेमोक्रेसी ने कभी काम नहीं किया। फिफ्थ रिपब्लिक तक 1958 तक कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होते रहे। क्यों? क्योंकि लोगों की सोच कुछ और है, इंस्टीट्यूशन कुछ और लाए गए हैं। एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल है एक, वो अभी आगे पढ़ेंगे, इसी में एक जुड़ा हुआ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया का एक कंसेप्ट है कंजर्वेटिज्म से जुड़ा, वो आगे पढ़ेंगे। ओके, सो आई होप आपके लिए बेसिक चीज यहां तक क्लियर हुई होगी। इसका फ्रांस में क्यों जाते हो, इंडिया का एग्जाम्पल देख लीजिए। इंडिया में 2-3 हजार साल से हम कास्टिज्म को फॉलो कर रहे थे, तो 1950 में है ना, हमें कहा गया कि कास्टिज्म फॉलो नहीं करना है, अनटचेबिलिटी आज से खत्म, डिस्क्रिमिनेशन खत्म। लेकिन लोग तो फिर भी डिस्क्रिमिनेशन तो बल्कि 70 साल तक खत्म नहीं हुआ अभी तक, है ना। तो ये क्यों? क्योंकि अभी साइकोलॉजी जो बनी है, जो थॉट प्रोसेस बना है हजारों सालों में, वो 70 साल में चेंज नहीं होगा जी, उसके लिए टाइम लगेगा। चाहे ओवरनाइट इंस्टीट्यूशनल चेंज लेकर आ जाओ, लेकिन जो रियल चेंज है, कंक्रीट चेंज है सोसाइटी में, वो एक प्रोसेस के साथ ही आता है। प्रोसेस ग्रेजुअल ही होता है। वो कहता है चेंज हमेशा ग्रेजुअल ही होता है। तो ये उनके पीछे साइंस है कि चेंज एकदम से नहीं हो सकता। सो नेक्स्ट है, दे कंसिस्ट विजडम। आप क्या जो इंस्टीट्यूशंस है उनमें विजडम होता है, नॉलेज होता है सेंचुरीज का, इसीलिए इसे प्रिजर्व करना जरूरी है। प्रिजर्व क्यों करना है? क्योंकि इसमें है बहुत सारी नॉलेज। जो कंजर्वेटिस्ट हैं अगेंस्ट सडन चेंज के, रेडिकल चेंज के, फंडामेंटल चेंज के अगेंस्ट है ना, लेकिन वो रिफॉर्म्स को सपोर्ट करते हैं, ग्रेजुअल चेंज को सपोर्ट करते हैं। तो कंजर्वेटिज्म पूरी तरीके से चेंज के अगेंस्ट है, तो ये गलत बात है। ठीक है, सो स्कॉलर्स की तरफ अभी हम आएंगे। अभी आप आइडियाज को अच्छे से समझ पाओगे, अभी लिखने वाली चीजें आ जाती है। तो जो कंजर्वेटिज्म टर्म है, इसे कॉइन करने वाले हैं विकमेट डी चैकब्रेंड। ठीक है, ये पहला स्कॉलर है जिसका नाम आपने याद रखना है। दूसरी बात, एक फ्रेंच कंजर्वेटिव थिंकर है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जोसेफ डी मेस्ट्रे, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से इन्फ्लुएंस्ड थे, और आप कह सकते हैं कि उसके अगेंस्ट या उसे क्रिटिसाइज करते हुए अपने कंजर्वेटिव आइडियाज सामने रखते हैं। और वो किससे इन्फ्लुएंस्ड थे, किसके पक्ष में थे, किसे प्रिजर्व करना चाहते थे? रिलीजन को। ओके, सो नेक्स्ट है सैमुअल टेलर। ठीक है, कोलेंज जो कि ब्रिटिश एक कंजर्वेटिव स्कॉलर है। उनका मेन फोकस था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हमारी सोसाइटी कैसे चेंज हुई है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कैसे सोसाइटी चेंज हुई है। सैमुअल टेलर कोलेंज इसके बारे में लिखते हैं। इन्हें ऐसे याद रखिएगा जी, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, ब्रिटिश है, फ्रेंच है। और दूसरी चीज आप इनके साथ ये जोड़ के रखिए कि ये किस चीज से इन्फ्लुएंस्ड थे और किसके अगेंस्ट लिखते हैं, किसे प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट निस्बर्ट है, जो कि अमेरिकन एक स्कॉलर है कंजर्वेटिव। तो इनकी बुक है क्वेस्ट फॉर कम्युनिटी 1953। इसमें ये लिखते हैं कि जो लिबरलिज्म है,
वो कहता है कि लिबरलिज्म के बाद एक इंडिविजुअलिज्म, एक एक एरा ऑफ इंडिविजुअलिज्म आता है, ठीक है, कि हर एक इंसान अकेला रहना शुरू कर देता है, आइसोलेटेड हो जाता है सोसाइटी से। क्योंकि हमने बात की ना, लिबरलिज्म किस चीज पर बेस्ड है, नेगेटिव लिबर्टी पर। और नेगेटिव लिबर्टी क्या इंप्लाई करती है, राइट टू बी लेफ्ट अलोन, राइट टू बी लेफ्ट अलोन, है ना, हर एक को अलग रहने का राइट होना चाहिए पूरी तरीके से, ये बात करता है क्लासिकल लिबरलिज्म। तो हर एक इंसान इंडिविजुअलिज्म की वजह से सोसाइटी से अलग हो गया। लेकिन वो कहते हैं कि इसके बाद आज के टाइम में इंडिविजुअली फिर से आप कह सकते हैं कि फिर से रियलाइज कर रहा है कि मुझे जरूरत है कम्युनिटी की, और वो दोबारा से सर्च कर रहा है कम्युनिटी लाइफ को। तो ये वो क्रिटिसाइज करते हैं लिबरलिज्म को और अपने कंजर्वेटिव आइडियाज यानी कि कम्युनिटी लाइफ को प्रिजर्व करने की बात करते हैं। तो प्रिजर्व किसे किया, कम्युनिटी लाइफ को। बुक कौन सी लिखी, क्वेस्ट फॉर कम्युनिटी। और क्रिटिसाइज किसे किया, लिबरलिज्म के इंडिविजुअलिस्ट एस्पेक्ट को। और नाम है रॉबर्ट निस्बत और अमेरिका के रहने वाले हैं। सारे पॉइंट्स आपने जल्दी से लिख लेने, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे स्कॉलर्स के नाम भी। ये एक मॉडर्न स्कॉलर है जो कि जुड़े हुए हैं कंजर्वेटिज्म से। तो इनकी बुक आती है रैशनलिज्म इन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज 1962। तो ये फर्स्ट थिंग है जो नोट डाउन करनी है। सेकंड क्या है, ये बताते हैं कि दो तरीके के स्टेट्स होते हैं। इन्होंने बताया इस बुक में कि दो तरीके के स्टेट्स होते हैं, एक तो एंटरप्राइज एसोसिएशन, ठीक है, और दूसरे सिविल एसोसिएशन। इन्होंने बताया दो तरीके के स्टेट्स होते हैं, एंटरप्राइज एसोसिएशन और सिविल एसोसिएशन, दो तरीके के। तो एंटरप्राइज एसोसिएशन देश कैसे होते हैं, तो यहाँ पे लोग साथ में आते हैं, अचीव करते हैं स्टेट के गोल को। और आप कह सकते हैं कि इसे ये कंसीडर करते हैं कॉमन गोल। तो कॉमन गोल ऑफ ऑल सिटीजन्स एंड स्टेट्स गोल। तो देखो, एंटरप्राइज एसोसिएशन एक ऐसा स्टेट होता है जहां पे स्टेट का गोल प्लस जो सिटीजन्स का गोल है, ठीक है, सारे सिटीजन एक कॉमन गोल को फॉलो करते हैं। मान लो इसे कह सकते हैं आप कम्युनिज्म। तो लोगों का गोल भी यही है, स्टेट का गोल भी यही है, एक कम्युनिस्ट स्टेट बनाना, है ना। तो इसे हम फॉलो करते हैं सभी लोग। स्टेट इसके लिए पॉलिसीज बनाता है, कम्युनिस्ट पॉलिसीज बनाता है, और लोग क्या करते हैं, लोग भी इन पॉलिसीज को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनका गोल भी होता है कि एक कम्युनिस्ट स्टेट तक हम पहुंचे, हमारा वेलफेयर होगा। तो ये पहली चीज है, ओके। दूसरे तरीके का स्टेट है सिविल एसोसिएशन, जहां पे स्टेट और पीपल नॉट हैव कॉमन गोल्स। वो कहते हैं कॉमन गोल नहीं होता, कॉमन टारगेट नहीं होता। रूल ऑफ लॉ बेसिस फॉर स्टेट, एवरी सिटीजन विल वर्क फॉर हिज ओन गोल, ही कंसीडर इट बेस्ट स्टेट बिकॉज ह्यूमन इज मोर फ्री हेयर। तो इसे समझिए अभी, इसे समझिए अभी। तो वो ह्यूमन की फ्रीडम के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि ऐसा स्टेट जो कि जहां पे कॉमन क्या है, वहां पे कॉमन है रूल ऑफ लॉ, कि सभी लोग कानून के अकॉर्डिंग चलेंगे। वहां पे हर एक इंसान का अलग गोल होता है, स्टेट का अलग गोल है, और हर एक इंसान अपना गोल परस्यू कर सकता है, स्टेट उसकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो स्टेट ऐसे नहीं कि हमने खड़े पैर स्टेट बना दिया कि ये एक कम्युनिस्ट स्टेट है और आज से सारे इंस्टीट्यूशन से रिलीजन इज ओपियम कह के हमने सारे इंस्टीट्यूशंस को खत्म करके अभी यहां पे जाना है। चीजों को प्रिजर्व नहीं करना, खत्म करते जाना है, बल्कि एक हमने आप कह सकते हैं कि टारगेट बना लिया कि ये हमारा टारगेट है, यहां पे हम खड़े थे, तो हमें बस यहां तक जाना है, पिछली सारी चीजें छोड़ देनी है। एंटरप्राइज एसोसिएशन। सिविल एसोसिएशन क्या है कि हमारे भाई कुछ रिलीजन भी है, हमारी कुछ कास्ट भी है, हमारी कुछ क्लास भी है, हमारे कुछ और गोल्स भी हैं, सभी गोल के लिए आप काम कीजिए, फ्री हो। स्टेट आपको फैसिलिटेट करेगा बल्कि, ठीक है, कि आप अपने अकॉर्डिंग चलिए। तो कहते हैं कि जो दूसरे तरीके का स्टेट है सिविल एसोसिएशन, ये बेटर है देन एंटरप्राइज एसोसिएशन स्टेट से। सो ये पहला कंसेप्ट है माइकल ऑक्सफोर्ड का। आई होप आपने उनकी बुक का नाम और ये दोनों चीजें लिख ली हो। दूसरा उनका कंसेप्ट है पॉलिटिकल रैशनैलिटी का कंसेप्ट, ठीक है। तो वो पॉलिटिकल रैशनैलिटी या पॉलिटिकल रैशनलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। जो हमने पहले पढ़ी चीज वही चीज यहां पे आएगी। तो जहां भी हमने बात की कि लिबरल्स बात करते हैं, लिबरल्स बात करते हैं कि ह्यूमन इज अ रैशनल बीइंग, तो कहते हैं ये कि वो पॉलिटिकल रैशनल नहीं हो सकता। एक अगर वो वर्कर है तो उसे सिर्फ वर्कर्स के इंटरेस्ट की ही समझ होगी। वो एक वर्कर्स का लीडर है तो वो कहेगा कि वर्कर्स के लिए ये करो, वो करो, ये करो। एक फेमिनिस्ट लीडर को अगर आप अपना प्रेसिडेंट बना दो तो वो
आप कह सकते वीमेन के लिए हो सकता है अच्छा काम करे, बाकियों के लिए अच्छा काम ना करे। एक कम्युनिस्ट को बना दो, हो सकता है कि वो वर्कर्स के लिए अच्छा काम करे लेकिन कैपिटलिस्ट के लिए अच्छा काम नहीं करे। तो वो कहता है कि कोई भी इंसान पूरी तरीके से पॉलिटिकली रैशनल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वही जो आपको एप्पल वाला एग्जांपल दिया था मैं, वो सभी सोसाइटी के एस्पेक्ट्स, सभी ग्रुप्स के इंटरेस्ट को नहीं डिकोड कर सकता, तो इसीलिए वो सभी के लिए काम नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो सोसाइटी को डिजाइन नहीं कर सकता। तो ये कहते हैं माइकल ऑक्सफोर्ड। ओके, सो आई होप आपको ये चीज यहां तक क्लियर हुई होगी कि जब वो पॉलिटिकली रैशनल नहीं है तो पॉलिटिकली किसी भी सोसाइटी को डिजाइन नहीं किया जा सकता इंसान के द्वारा। उसे ग्रेजुअल उसमें चेंज आने देना चाहिए, जैसे वो चल रही है उसी तरीके से उसे चलने देना चाहिए। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा। अगले स्कॉलर है लियो स्ट्रॉस। ठीक है, इनकी बुक आती है नेचुरल राइट एंड हिस्ट्री 53 में। ये इनकी बुक का नाम, जो पहला पॉइंट नोट डाउन करना है, ही इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक फिलोसफी, जो कि प्री मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी थी। ये अभी याद रखना, वो प्री मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी यानी कि एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफी से इन्फ्लुएंस्ड थे। तो ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपने नोट डाउन करना है। और वो इसी को क्या करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, इसी को प्रेफर भी करते हैं। ठीक है, प्री मॉडर्न सोसाइटी फोकस्ड ऑन ह्यूमन वर्च्यू। देखो अभी याद रखो कि जितने भी कंजर्वेटिव स्कॉलर्स हैं वो सभी लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, जितने भी कंजर्वेटिव स्कॉलर हैं वो सभी लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं। तो लियो स्ट्रॉस लिबरलिज्म के किस एस्पेक्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? वो कहते हैं कि जो लिबरल फिलोसफी की बात करते हैं पहले, तो वो कहते हैं जो लिबरल फिलोसफी है उसमें लिमिटेड गोल्स हैं। वो लिबरल फिलोसफी बात करती है प्रोस्पेरिटी की, कंफर्ट की, स्टेबिलिटी की। वो कहते हैं कि कुछ लिमिटेड गोल्स है, ह्यूमन टू बी लेफ्ट अलोन, कि ह्यूमन को बस अकेला छोड़ दो, कोई इंटरफियर ना करे, छोटे से गोल है। ये क्या गोल है? या कंफर्ट की बात कर दी या राइट्स की बात कर दी, इन गोल्स की बात की जाती है लिबरल्स के द्वारा। तो वो कहते हैं कि ये बहुत लिमिटेड गोल्स है। वो कहते हैं कि जो प्री मॉडर्न सोसाइटी थी यानी कि एंशिएंट ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफी थी, वहां पे किस चीज के ऊपर फोकस किया जाता था? ह्यूमन वर्च्यू गोल होना चाहिए हमारा, ह्यूमन एक्सीलेंस गोल होना चाहिए, कंप्लीट ह्यूमन डेवलपमेंट को वहां पे गोल माना जाता था। तो इसीलिए वो कहते हैं कि लिबरल फिलोसफी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि वो ह्यूमन को डेवलप करने के लिए जो उसके गोल्स है वो लिमिटेड है, उसके टारगेट से लिमिटेड है। वो कहते हैं कि जो प्री मॉडर्न सोसाइटी थी, प्री मॉडर्न फिलोसफी थी, उसे रिवाइव करना जरूरी है, उसे रिवाइव करना जरूरी है, उसे प्रिजर्व करना जरूरी है। ठीक है, उसे प्रिजर्व करना जरूरी है, उसे रिवाइव करना जरूरी है इंस्टेड ऑफ लिबरल फिलोसफी। क्यों? क्योंकि वही एक कंप्लीट ह्यूमन एक्सीलेंस की बात करती है, ह्यूमन वर्च्यू को डेवलप करने की बात करती है। तो वो यहां पे देखो, मैंने शुरू में क्या बताया था, कोई भी स्कॉलर किसी भी आइडिया को प्रिजर्व करने की बात करे, इंस्टीट्यूशन को प्रिजर्व करने की बात करे, तो उसे एक कंजर्वेटिव माना जाता है। तो ये प्री मॉडर्न सोसाइटी की फिलोसफी को प्रिजर्व करना चाहते हैं और प्री मॉडर्न सोसाइटी को रिवाइव करना चाहते हैं, इसीलिए इन्हें कंजर्वेटिव स्कॉलर माना जाता है। ठीक है, वो कहता है कि फिर से गोल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। आई होप आपको लियो स्ट्रॉस क्लियर हुआ होगा, कंजर्वेटिव उनके आइडियाज। नेक्स्ट स्कॉलर है एलन ब्लूम। 1987 में इनकी बुक आती है क्लोजिंग ऑफ अमेरिकन माइंड्स। ये आप कह सकते हैं कि लियो स्ट्रॉस के आइडियाज को ही यूज करके अपना कंजर्वेटिव थॉट आप कह सकते हैं कि फॉर्म करते हैं। ठीक है, अभी हमने कुछ मॉडर्न थिंकर्स को देखा, ये सारे मॉडर्न थिंकर्स हैं कंजर्वेटिज्म से जुड़े हुए। अभी हम जाएंगे एक क्लासिकल थिंकर के पास, जो कि फाउंडर है, पायोनियर है कंजर्वेटिज्म के, और उनका नाम है एडमंड बर्क, है ना, एडमंड बर्क। तो एडमंड बर्क के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। चलिए हम पढ़ेंगे एडमंड बर्क के बारे में। तो एडमंड बर्क को फादर ऑफ क्लासिकल कंजर्वेटिज्म माना जाता है। ठीक है, ओके। तो ये पहली चीज है, क्लासिकल कंजर्वेटिव स्कॉलर कौन है? एडमंड बर्क है, वो फादर है, फाउंडर है कंजर्वेटिज्म स्कॉलर के, है ना, कंजर्वेटिज्म थॉट के। अभी माइकल ऑक्सफोर्ड का जो पॉलिटिकल रैशनैलिटी का कंसेप्ट था, उसे थोड़ा सा और अच्छे से हम समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले बैकग्राउंड समझिए,
पहले माइकल ओक्शा हम एडमंड बर्ग पे हम आएंगे, पहले माइकल ऑक्सफोर्ड देख रहे हैं, है ना। तो माइकल ऑक्सफोर्ड का जो कंसेप्ट है पॉलिटिकल रैशनैलिटी का, उसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। तो 20th सेंचुरी में हो क्या रहा था, बैकग्राउंड समझ रहे हैं कि क्यों उनके आइडियाज आए, बाद में हम एडमंड बर्ग के आइडियाज के साथ बैकग्राउंड समझेंगे। तो 20th सेंचुरी में हो क्या रहा था, गवर्नमेंट की पावर्स बढ़ रही थी, इंक्रीमेंट हो रहा था गवर्नमेंट्स की पावर में। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, समझते हैं इसे। सो फर्स्ट थिंग कि 20th सेंचुरी में क्या हो रहा है, पहली चीज तो कम्युनिज्म आ गया, कई स्टेट्स कम्युनिस्ट बन गए। तो वहां पे आपको पता है कि प्राइवेट पोजेशन में पावर थी वो खत्म हो गई, प्राइवेट बिजनेसेस खत्म हो जाते, प्राइवेटाइजेशन इकोनॉमी का खत्म हो जाता है। यहाँ पे क्या, गवर्नमेंट की पावर बढ़ेगी, जब गवर्नमेंट के पास सारा कुछ पावर आ जाएगी कम्युनिज्म की वजह से। तो ये पहली चीज थी। दूसरी चीज थी नियो लिबरलिज्म। तो नियो लिबरलिज्म क्या डिमांड करता है, वेलफेयर की। तो जब वेलफेयर की बात हुई तो भी स्टेट को ज्यादा से ज्यादा हमें पावर्स देनी पड़ी कि हाँ जी हमारा वेलफेयर करो, तो ये ज्यादा पावर है। तीसरी चीज आई थी जॉन मेनार्ड केन्स के आइडियाज, है ना, केनिज्म जिसे कहते हैं। वो कहते हैं कि स्टेट को स्पेंड करना चाहिए मार्केट में। तो लिबरलिज्म की बात करो, कम्युनिज्म की बात करो, जो मेजर चंक थे, जो मेजर आइडियोलॉजीज थी, सभी ने किसी न किसी तरीके से स्टेट की पावर को इंक्रीज किया उस टाइम पे। और उसी टाइम पे स्टेट की पावर इंक्रीज होगी। आई होप आपको ये पता चला होगा, स्टेट या गवर्नमेंट की पावर इंक्रीज होने का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा राइट्स गवर्नमेंट को दे देना। तो ये तो हो गई थी सोशलिज्म कम्युनिज्म की वजह से, न्यू लिबरलिज्म, वेलफेयर स्टेट, जॉन मेनार्ड केन्स के आइडियाज की वजह से स्टेट की पावर हमने बढ़ा दी थी। और इसी जगह पे एक चीज आती है, वो क्या था कि नया कंसेप्ट आता है पॉलिटिकल रैशनैलिटी का। तो वो कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग पॉलिटिकली रैशनल है, तो इसीलिए वो किसे डिजाइन कर सकता है, पॉलिटिकल सोसाइटी को, यानी कि स्टेट को डिजाइन करने की उसमें एबिलिटी है, अपने अकॉर्डिंग वो रिफॉर्म कर सकता है स्टेट को। वो लाना चाहता है जीएसटी, वो लाना चाहता है आधार कार्ड, वो लाना चाहता है आप कह सकते हैं कि सिटीजन अमेंडमेंट बिल। और ये सारी चीजें सही है, ये सारी चीजें सही है। क्यों सही है, क्योंकि वो पॉलिटिकली रैशनल है, तो वो डिजाइन कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, तो वो डिजाइन कर सकता है सोसाइटी को अपने अकॉर्डिंग। लेकिन यहीं पे एक चीज सामने आती है, वो क्या थी कि इस वजह से जब हमने उसे पॉलिटिकल रैशनल मान लिया, लेकिन वो पॉलिटिकल रैशनल तो है ही नहीं, तो वो तो सिर्फ एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो तो सिर्फ एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है, ये सिर्फ एग्जांपल है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है सिर्फ ये। वो सिर्फ एक रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो पॉलिटिकल रैशनल नहीं है। एक आइडिया को, एक ग्रुप के इंटरेस्ट को, एक क्लास के इंटरेस्ट को, एक रिलीजन के इंटरेस्ट को, एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग, एप्पल वाली बात याद है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग एक साइड से देखकर उसने तस्वीर बना ली, और उसी के अकॉर्डिंग दुनिया के सारे एप्पल्स को जो उस तरीके के दिखते हैं उन्हें अच्छा मान रहा है, उसे अच्छा मान रहा है, बाकियों को बुरा मान रहा है। तो पॉलिटिकल रैशनल नहीं है। तो ऐसी चीज हमें किस तरफ ले जा रही है, एब्सोल्यूटिज्म की तरफ, एब्सोल्यूटिज्म की तरफ, डिक्टेटरशिप की तरफ, ऑथोरिटेरियनिज्म की तरफ, फासिज्म की तरफ। ये कंजर्वेटिज्म कहता है कि पॉलिटिकल रैशनैलिटी का कंसेप्ट हमें एब्सोल्यूटिज्म की तरफ, क्यों, क्योंकि हमने मान लिया कि वो पॉलिटिकल रैशनल है, और स्टेट की पावर पहले से बढ़ चुकी थी, स्टेट की पावर पहले से बढ़ चुकी है, और जो इंसान वहां पे बैठा है उसको हमने मान लिया कि वो रैशनल है, और उसके पास पावर भी बहुत सारी है, और वो एक तरीके से काम करता जा रहा है, डिजाइन कर रहा है। तो वो क्या हो गया, तो ऑथोरिटेरियनिज्म होगा वो। तो दोबारा समझते हैं, ये देखिए, ये यहां पे स्टेट है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है, बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। यहां पे एक लीडर बैठा है जिसे हमने ये मान लिया कि ये पॉलिटिकली रैशनल है अभी, लेकिन वो पॉलिटिकल रैशनल है नहीं। तो हमने तो ये माना ना कि वो पॉलिटिकल रैशनल है, इस परिमाइज पर बेस्ड हमने कह दिया कि तुम डिजाइन करो सोसाइटी को। अब वो रैशनल तो है नहीं, लेकिन वो डिजाइन कर रहा है किसके अकॉर्डिंग, एक ग्रुप के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, एक रिलीजन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, एक क्लास के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ऐसे में जो रिजीम है, पॉलिटिकल रिजीम है, जो सोसाइटी है,
वो किस तरफ जा रही है? ऑथोरिटेरियनिज्म की तरफ, एब्सोल्यूटिज्म की तरफ, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही ग्रुप के लोग अच्छे से रह पाएंगे, खुश रह पाएंगे, उनके इंटरेस्ट ही परस्यू होंगे। तो ये वो क्रिटिसाइज करते हुए कह रहे हैं कि जो लिबरलिज्म है, जो पॉलिटिकल रैशनैलिटी है, ये हमें एब्सोल्यूटिज्म की तरफ ले जाएगी, तो इसीलिए हमें एब्सोल्यूटिज्म से बचना चाहिए। तो अटैक करते हैं पॉलिटिकल रैशनैलिटी के ऊपर। वो कहते हैं कि माइंड नॉलेज है जो लिमिटेड है, नो वन कैन क्लेम कि ही और शी हैज कैन अंडरस्टैंड सोसाइटी। वो कहते हैं कि जब सोसाइटी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते तो सोसाइटी को कैसे आप कह सकते हैं कि रिफॉर्म करेंगे। वो कहते हैं कि एक थ्योरी रेसिपी की तरह हो सकती है। वो कहते हैं कि हो सकता है कि किसी पॉलिटिकल स्कॉलर ने ऐसी थ्योरी भी बना ली हो जो कि सभी एस्पेक्ट्स के लिए अकॉर्डिंग सही हो, यानी कि वो एप्पल की सभी तरीके से तस्वीर को देखती हो, एक ओवरऑल तस्वीर देती हो आपको। वो कहते हैं कि ऐसी थ्योरी हो भी सकती है, ठीक है। वो कहते हैं कि एक थ्योरी ऐसी बन भी सकती है जो कि एप्पल को सारी तरफ से देख के उसके अकॉर्डिंग बनी हो, लेकिन वो कहते हैं कि एक थ्योरी एक रेसिपी की तरह होती है। रेसिपी तो आपको दी जा सकती है, लेकिन जब आप इंप्लीमेंट करोगे तो आप अपनी रैशनैलिटी यूज करोगे जो कि आपके पास फिर नहीं है। तो कहते हैं कि थ्योरी इज लाइक अ रेसिपी, ओनली रेसिपी कैन नॉट मेक अ टेस्टी डिश। ठीक है, टेस्टी डिश नहीं बन पाएगी क्योंकि रेसिपी आपके पास है लेकिन स्किल्स आपके पास नहीं है। रेसिपी तो आपको दे दी कि इसमें नमक कम है, मिर्च ज्यादा है, लेकिन आपने क्या किया, लेकिन आपको तो मिर्च ज्यादा खाना पसंद है, ज्यादा आपको फ्राइड पसंद है, तो आप तो वैसा बना दोगे ना, क्योंकि आपकी रैशनैलिटी नहीं है। ठीक है, अपने टेस्ट के हिसाब से चेंज कर दोगे, वही चीज है। तो ये है इनका कंसेप्ट पॉलिटिकल रैशनैलिटी को क्रिटिसाइज करने का, माइकल ऑक्सफोर्ड का। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा अच्छे से। अभी हम एडमंड बर्ग के ऊपर आएंगे, जो हमारे आप कह सकते हैं कि कौन है, फादर ऑफ कंजर्वेटिज्म है। सो जन्म होता है 1729 में, 12 जनवरी, डबलिन में, आयरलैंड में। 1797 में डेथ हो जाती है। ये इन्फ्लुएंस्ड थे जॉन लॉक से, डेविड ह्यूम से, अरिस्टोटल से, मॉन्टेस्क्यू से। 1765 में वो मेंबर बनते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के और टिल डेथ मेंबर बने रहते हैं। इनकी बुक है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस एंड द प्रोसीडिंग्स इन सर्टेन सोसाइटीज इन लंदन रिलेटेड टू दैट इवेंट। 1790 में बुक पब्लिश होती है। अभी लिखने वाली बात क्या है, तो सभी लोगों को ये तो पता है कि बुक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, सभी को पता है, कभी कोई नहीं भूलेगा। लेकिन एग्जामिनेशन में आजकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि पूरी बुक का नाम बताओ, तो पूरी बुक का नाम अच्छे से लिखना ये जरूरी है। इसी बुक में ये आइडियाज को आप कह सकते हैं कि इंट्रोड्यूस करते हैं, कंजर्वेटिज्म आइडियाज को। यही बुक फाउंडेशन बुक बनती है कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी की। ठीक है, और पहली चीज है, सो मेन चीज है जो इनकी, जो पहला प्रिंसिपल है वो है, पहली लाइन जो लिखनी है आपने, कि पॉलिटिक्स कैन नॉट बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल। ये कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स को कंडक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स को कंडक्ट नहीं किया जा सकता। अभी एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल क्या है ये हम समझेंगे। एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल क्या है? सो यहां पे जहां हम हैं, हमारी सोसाइटी में एक पॉलिटिकल सिस्टम है। अभी एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो हम लेते हैं, ठीक है, उसे मानिएगा। तो एक पॉलिटिकल सिस्टम है हमारी सोसाइटी में, वो क्या है? सो पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा है जी? हमारे यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो ले रहे हैं हम, तो ये है डेमोक्रेसी। और हमारा सोशल सिस्टम क्या है? कास्ट पर बेस्ड है, कास्ट बेस्ड सिस्टम है। ओके, तो ये बात हो गई। और पिछले 400 सालों से यही पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम है इंडिया में, यही पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम है इंडिया में। ठीक है, इंडिया में, या किसी को भी कहे, किसी को भी कह दो, है ना। और यहां पे अभी एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल का क्या मतलब? अभी हमने क्या बात की? हमने बात की आज, आज है 2020, हमने बात की कि इंडिया के लिए इसे थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज करेंगे डेमोक्रेसी को यहां से हटाएंगे।
यहां पे लिखेंगे मोनार्की, ठीक है, मोनार्की, मोनार्की है इंडिया में हमेशा से, और 400 सालों से सोशल सिस्टम है कास्ट बेस्ड, ये चल रहा है। 2020 में आकर के हमने कहा कि यार हमने तो वेस्टर्न कल्चर को पढ़ा, हमने पूरे वर्ल्ड को रिसर्च किया, हमने वर्ल्ड के सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स को सर्च किया, स्टडी किया, सारा लिबरल हमने लिटरेचर पढ़ा, ये सारी चीजें हमने पढ़ी, और हमें समझ आता है कि डेमोक्रेसी एक बेस्ट पॉलिटिकल सिस्टम है, और सोशल सिस्टम जो कि किस पर बेस्ड हो, इक्वालिटी पर, जो कि इक्वालिटी पर बेस्ड हो। तो क्या समझ में आया कि पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी सबसे अच्छा है, इक्वालिटी पर बेस्ड सोशल सिस्टम बेस्ट होता है। ये 2020 में हमने ये कंक्लूड किया, ये कंक्लूड किया गया कुछ लीडर्स के द्वारा, और वो लीडर कहते हैं कि हम मोनार्की को रिप्लेस कर देंगे डेमोक्रेसी के साथ, और कास्ट को रिप्लेस कर देंगे इक्वालिटी के साथ, इक्वालिटी बेस्ड सोशल सिस्टम के साथ। लेकिन क्या 400 सालों से इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम था कि इंडिया में डेमोक्रेसी थी, इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम था सोशल जिसमें इक्वालिटी थी? नहीं थी। तो ये दोनों सिस्टम इंडिया के लिए क्या हो जाते हैं जी? एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त, जो कि इंडिया में कभी नहीं थे, इंडिया में कभी नहीं थे। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल है। वो कहते हैं कि कभी भी किसी भी स्टेट को उसका पॉलिटिकल सिस्टम सोशल सिस्टम को कंडक्ट नहीं करना है एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल के थ्रू, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल के थ्रू, जो यहां पे पहले कभी था ही नहीं। इसको एक और एग्जांपल देख लो, मान लो यहां पे पॉलिटिकल सिस्टम हो डेमोक्रेसी, सोशल सिस्टम हो इक्वालिटी बेस्ड, हमने कहा कि यहां हम मोनार्की लेकर आएंगे और हम यहां पे कास्ट सिस्टम लेकर आएंगे, तो वो हमारे लिए एब्स्ट्रैक्ट हो गया। यहां पे कभी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो अगर यूके में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लाने की बात होगी तो वो वहां के लिए एब्स्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो जो चीज यहां पे कभी है ही नहीं थी, उसे लागू करने की बात, चाहे वो जितनी मर्जी अच्छी हो, वो कंसेप्ट यहां के लिए एब्स्ट्रैक्ट होगा। बिल्कुल सही, प्लेटो का जो आइडियल किंग है वो वहां पे कभी था ही नहीं, पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तो उसके लिए वो क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट हो गया। सो चेंज हमें उसी के अकॉर्डिंग लाना है जो हमारा सिस्टम पहले से चल रहा है, उसी को फॉलो करते हुए चेंज लाना है, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं लाना है। अगर हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो इसी में आगे बढ़ेंगे, हम यहां से आगे नहीं बढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल का उनका कंसेप्ट कि कंडक्ट नहीं करना है पॉलिटिक्स को अकॉर्डिंग टू एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल, अमूर्त सिद्धांतों के अकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप आपको ये चीज, ये पहला कंसेप्ट है इनका, समझ आया होगा। नेक्स्ट है कि जो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल है, अमूर्त सिद्धांत है, अभी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि बुकिश लैंग्वेज में समझ लेते हैं, जो कभी किसी भी समाज में लागू नहीं थे इतिहास में, ये पूरी तरह कल्पना पर आधारित है सिद्धांत या आदर्श संस्थाएं हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा जी? एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर आप देखें तो जो यूएसएसआर में, सॉरी रशिया में जो 1917 कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ कि हमें एक स्टेट लेस सिस्टम लेकर आना है, कम्युनिस्ट सिस्टम लेकर आना है इक्वालिटी पर बेस्ड, वो उनके लिए क्या था? एब्स्ट्रैक्ट था, क्योंकि पहले वो कभी था ही नहीं वहां पे। कंजर्वेटिज्म क्या बात करता है कि प्रिंसिपल पॉलिटिकल सोशल इंस्टीट्यूशंस, आप कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल पर आधारित ना हो, है ना। सो अभी क्यों ना हो? एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल पर आधारित क्यों ना हो? ठीक है, ये तो हमने बात मान ली एडमंड बर्ग की कि होना, लेकिन क्यों ना हो? तो वो इनका आंसर देते हैं, तो वो आंसर देते, शुरू में मैंने आपको ये बात पहले सारी बातें बता दी है, लेकिन तो वो कहता है कि जो ट्रेडिशंस है, इंस्टीट्यूशंस है, वो एवोल्यूशन से बनते हैं, धीरे धीरे से बनते हैं। किसी ने एक दिन में बैठकर तो नहीं कहा होगा कि आज से कास्ट सिस्टम शुरू। पहले आपको पता है कि कास्ट सिस्टम वर्ण सिस्टम था, फिर ये कास्ट सिस्टम बन गया, फिर ओपन कास्ट सिस्टम था, फिर क्लोज्ड कास्ट सिस्टम बन गया, फिर सब कास्ट बंदी चली गई। एवोल्यूशन के साथ बनी है ना, जरूरत के अनुसार बनी है। तो वो कहते हैं कि इसीलिए ह्यूमन की जो सोच है, ये संस्थाएं हमारी, इसके साथ ही साथ जो सोच है वो भी बनती चली जाती है, एक कंडीशनिंग होती चली जाती है। तो कहते हैं कि कंडीशनिंग को एक दिन में चेंज नहीं किया जा सकता। कंडीशनिंग जो हजारों सालों में बनी है वो धीरे धीरे चेंज होगी, ग्रेजुअल चेंज आएंगे। इसलिए इंस्टीट्यूशंस में भी एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग चेंज लाने की कोशिश ना करो,
ऐसे चेंज करो। ओके, सो कहते हैं कि जैसे जैसे ह्यूमन का नेचर बदलता है वैसे वैसे धीरे धीरे ट्रेडिशन और इंस्टीट्यूशन बनते हैं और चेंज होते रहते हैं। आप इसे डिजाइन करने की नहीं सोचो। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है लिबरलिज्म की, वो सही नहीं है, वो गलत है पूरी तरीके से, क्योंकि एक दिन में स्टेट को नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया गया है। यहां पे वो कहते हैं कि स्टेट को ना तो एक जनरेशन ने बनाया है, ना बनाया है, और ना ही स्टेट को एक जनरेशन ने ना तो बनाया है और ना ही बना सकती है और ना ही डिजाइन कर सकती है। ये चीज समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। स्टेट के बारे में बात हो रही है। वो लिखते हैं कि स्टेट इज अ हिस्टोरिकल पार्टनरशिप बिटवीन दोज हु आर लिविंग, दोज हु आर डेड एंड दोज विल लिव इन फ्यूचर। ठीक है, ये कोटेशन का मतलब क्या है इसे समझते हैं अभी हम। यहां पे देखिए वो लिखता है कि स्टेट को किसी एक इंसान, एक जनरेशन ने नहीं बनाया। स्टेट को बनाया है उन लोगों ने जो कि डेड हैं, अभी नहीं जीवित हैं, वो भी इसे बना रहे हैं। जो अभी जीवित हैं वो भी इसे बनाएंगे जो फ्यूचर में आएंगे। इसका क्या मतलब है? तो यहां पे देखो, आपने देखा होगा। यहां पे समझिए, सबसे पहले हमें दिखाई देता है स्टेट को अभी हमें बनते हुए देखना है। तो स्टेट के बनते हुए देखो कि वही आपको पता चलेगा कि स्टेट एक एवोल्यूशन के साथ बना है। एक एवोल्यूशन के साथ बना। एक एग्जांपल ले रहे हैं स्टेट एक इंस्टीट्यूशन का। वो कहते, पहले हमने देखा होगा एंशिएंट ग्रीस में क्या था? सिटी स्टेट था। ठीक है, उससे पहले हम ट्राइब्स में रहते थे, कबीलों में रहते थे। फिर सिटी स्टेट आया। फिर रोमन एम्पायर के साथ क्या आया? एक एम्पायर आ गया। छोटे स्टेट खत्म हो गए, सिटी स्टेट खत्म, एम्पायर आ गया। एम्पायर के बाद क्या? मिडल एजेस में फ्यूडल स्टेट आ गया। फिर उसके बाद ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के साथ नेशन स्टेट आ गया। फिर धीरे धीरे बात हुई वन नेशन स्टेट की, कि एक स्टेट में एक ही नेशनैलिटी हो, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बात हुई मल्टी नेशन स्टेट की। तो यहां पे एक चीज देखिए, ये स्टेट की ही बात हो रही है, लेकिन जो स्टेट है क्या उसे किसी एक जनरेशन ने बनाया या कुछ लोगों ने बनाया? तो स्टेट तो हमेशा से देखो, ग्रेजुअली जो आज हमें स्टेट दिखता है, मल्टी नेशन स्टेट, उसे एक दिन में नहीं बनाया गया। वो अभी तक के एक लंबे प्रोसेस के साथ बना है, यहां तक आया है। और ये भी फाइनल है, ये भी फाइनल है, ये बात भी गलत है। क्योंकि यहां के लोग, ट्राइब्स वाले पीपल इसे आइडियल मानते थे, एंशिएंट ग्रीस वाले इसे आइडियल मानते थे, ये इसे आइडियल मानते थे। आइडियल भी मानते थे, कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। सेम वे हम इसे आइडियल मानते हैं और इसी को सही मान रहे हैं, लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है। हो सकता है कि आगे जाके कॉस्मोपॉलिटन स्टेट आ जाए। तो क्या इस स्टेट को, इस इंस्टीट्यूशन को कि किसी एक जनरेशन ने बनाया? नहीं, हर एक जनरेशन इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, कंट्रीब्यूशन दे रही है अपना, और इसे थोड़ा 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 रिफॉर्म करते चले जा रही है। अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा रिफॉर्म अपने आप ही होता चला जा रहा है, जैसे जैसे हमारी सोच बदल रही है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि एवोल्यूशन के साथ हर एक चीज बनी है, और एवोल्यूशन को सभी जनरेशन रन करती है, कोई एक इंसान नहीं। ठीक है, वो कहते हैं कि सोसाइटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, इसे ना तो आप समझ सकते हो ना ही आप इसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, वो कहते हैं कि रेवोल्यूशन का वो विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि रेवोल्यूशन के साथ जो सडन चेंज आएगा वो कभी भी सोसाइटी को स्टेबल नहीं बना सकता। ठीक है, इसीलिए वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्रिटिसाइज करते हैं, एडमंड बर्ग, और लिखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन कुछ एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल से प्रभावित होकर एक दिन में फ्रेंच पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस को बदलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि चाहे ये एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल कितने ही अच्छे क्यों ना हो, ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कितने ही अच्छे क्यों ना हो, लेकिन ये फ्रांस में काम नहीं करेंगे। फ्रांस में ये सिर्फ एनार्की लेकर आएंगे, स्टेबिलिटी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये फ्रांस के लिए एब्स्ट्रैक्ट है और लोगों की साइकी इसके अकॉर्डिंग कंपैटिबल नहीं है। तो कहते हैं कि ये फ्रांस में नहीं टिक पाएंगे, और इनकी बात सही साबित होती है। और आपको पता है कि फ्रांस में 5 बारी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो चुका है। ये है एडमंड बर्ग के आइडियाज। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। एक चीज याद रखना कि जो एडमंड बर्ग है, एडमंड बर्ग एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल का कंसेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर हो गया। एक एग्जांपल देता हूं। एडमंड बर्ग हैं जो, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन को
क्रिटिसाइज करते हैं और एडमंड बर्क अमेरिकन रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कहते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल पर बेस्ड है, अमेरिकन रेवोल्यूशन उनकी आइडियाज पर बेस्ड है जिसे वो बहुत सालों से फॉलो कर रहे थे। वहां के लोग वो बहुत सालों से, सदियों से वो लोग फ्रीडम चाहते थे, उन्हें लिबर्टी चाहिए थी यूएस ब्रिटेन से, उन्हें इक्वालिटी चाहिए थी, तो इसीलिए उनके लिए ये सही है। उनके लिए ये रेवोल्यूशन सही था। तो ये भी चीज याद रखिएगा। तो यहां पे खत्म होता है हमारा कंसेप्ट कंजर्वेटिज्म का।